स्वागत। आज हम फारस की एक बहुत मशहूर और पुरानी लोक कथा की परतों को खोलने जा रहे हैं, अली बाबा और 40 चोर। हमारे पास जो स्रोत हैं वे तस्वीरों और कहानी के मुख्य बिंदुओं के जरिए इसे बयान करते हैं। तो हमारा मकसद है इस कहानी के पीछे छिपे संदेशों को समझना, मतलब लालच, दिमागी सूझबूझ और किस्मत के खेल को बारीकी से देखना। तो चलिए इस जानी पहचानी कहानी के कुछ अनजाने पहलुओं की पड़ताल करते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ किसी खजाने या खुल जा सिमसिम की कहानी नहीं है। ये असल में इंसानी फितरत का एक आईना है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे दो सगे भाई एक ही मौके पर बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव करते हैं और कैसे कहानी का असली हीरो अक्सर वो निकलता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है फारस के दो भाइयों कासिम और अली बाबा से। कहानी में बताया गया है कि उनके पिता के गुजरने के बाद उन्होंने विरासत का बंटवारा कर लिया था, लेकिन दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। बड़ा भाई कासिम एक अमीर सौदागर था। उसने एक अमीर औरत से शादी की थी और उसकी जिंदगी मतलब ऐशो आराम से कट रही थी। और दूसरी तरफ था छोटा भाई अली बाबा, जो एक गरीब लकड़हारा था। उसने एक सीधी सादी जिंदगी चुनी थी और अपनी मेहनत से गुजारा करता था। ये शुरुआती अंतर कहानी के लिए एक मजबूत नींव रखता है। ये सिर्फ अमीर और गरीब का फर्क नहीं है, बल्कि शायद संतुष्ट और असंतुष्ट होने का भी सवाल है। हाँ, और यही विरोधाभास कहानी को दिलचस्प बनाता है। जिसके पास सब कुछ है वो शायद और ज्यादा पाने की फिराक में है। बिल्कुल। और जिसके पास कुछ नहीं है वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है। ये एक अजीब लेकिन सच्ची तस्वीर है। उसका एक क्लासिक उदाहरण देखते हैं। कासिम के पास सब कुछ था, लेकिन उसे और ज्यादा की चाहत थी, ये सोचकर कि अगली बड़ी चीज उसे हमेशा के लिए खुश कर देगी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इस दौड़ का अंत सिर्फ तबाही में होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब इन दोनों के सामने एक असाधारण मौका आएगा तो उनके किरदार उनकी किस्मत कैसे तय करेंगे। तो एक तरफ अमीर भाई है जो और अमीर होना चाहता है, और दूसरी तरफ गरीब भाई जो बस अपना गुजारा कर रहा है। ऐसे में कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक चिंगारी चाहिए, और वो चिंगारी जंगल में मिलती है ना? हाँ, एक बहुत ही अप्रत्याशित जगह पर अली बाबा बस अपना रोज का काम कर रहा था, लकड़ियां काट रहा था, और अचानक वो एक बहुत बड़े रहस्य का गवाह बन जाता है। कहानी के मुताबिक वो 40 चोरों के एक गिरोह को आते देखता है। अपनी जान बचाने के लिए वो फौरन एक घने पेड़ पर चढ़कर छिप जाता है। उसने देखा कि वो सारे घुड़सवार एक बड़ी चट्टान के सामने आकर रुकते हैं, और फिर जो होता है वो अली बाबा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। चोरों का सरदार चट्टान के सामने चिल्लाकर एक जादुई मंत्र बोलता है, खुल जा सिमसिम, और चट्टान में एक दरवाजा खुल जाता है। ये किसी जादू से कम नहीं था। बिल्कुल। सारे 40 चोर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वे बाहर आते हैं और सरदार कहता है, बंद हो जा सिमसिम, और दरवाजा पहले की तरह बंद हो जाता है। आप सोचिए, अली बाबा ने पेड़ पर बैठे बैठे ये सब देखा होगा तो उसे कैसा लगा होगा। अगर हम इसे प्रतीकात्मक रूप से देखें तो खुल जा सिमसिम सिर्फ एक जादुई मंत्र नहीं है। ये ज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। ये एक पासवर्ड है जो एक छिपी हुई दुनिया का दरवाजा खोलता है। ये एक ऐसा राज है जो अली बाबा की साधारण जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब सवाल यह है कि वो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करेगा, समझदारी से या जल्दबाजी में। और ये भी दिलचस्प है कि ये ज्ञान उसे संयोग से मिला, उसने इसे खोजा नहीं था। क्या ये कहानी ये भी कह रही है कि जीवन के सबसे बड़े अवसर तैयारी से नहीं, बल्कि सिर्फ सही समय पर सही जगह होने से मिलते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। शायद कहानी यही कह रही है कि किस्मत मौके तो देती है, लेकिन उन मौकों का क्या करना है ये आपके चरित्र पर निर्भर करता है। और यही हम अली बाबा के अगले कदम में देखते हैं। सही बात है। चोरों के जाने के बाद वो पेड़ से उतरता है और वही जादुई शब्द दोहराता है। गुफा खुल जाती है और अंदर का नजारा तो उसकी कल्पना से भी परे था। सोने, चांदी, जवाहरात, कीमती कपड़ों का मतलब अंबार लगा हुआ था। लेकिन यहाँ अली बाबा ने लालच नहीं दिखाया। उसने समझदारी से सिर्फ कुछ सोने की मोहरें अपनी बोरियों में भरी और चुपचाप घर लौट आया। उसने सिर्फ उतना लिया जितनी उसे शायद जरूरत थी या जितना वो आसानी से ले जा सकता था। यह उसके संतुष्ट स्वभाव को दिखाता है। लेकिन कहानी यहाँ से एक खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि दौलत छिपाना आसान नहीं होता। बिल्कुल। अली बाबा की अचानक बदली किस्मत उसके भाई कासिम से छिपी नहीं रही।
जब कासिम ने जोर देकर पूछा कि ये सब कहाँ से मिला, तो अली बाबा को उसे गुफा का राज बताना पड़ा। और जैसे ही कासिम ने यह सुना, उसकी आंखों में लालच की एक चमक आ गई। उसकी पहली सोच थी कि ये सारा खजाना अकेले कैसे हड़पा जाए। और यहीं पर हम दोनों भाइयों के बीच का फर्क साफ साफ देखते हैं। अली बाबा को मौका मिला और उसने उसका सीमित इस्तेमाल किया। कासिम को जब उस मौके के बारे में पता चला तो वो सब कुछ हासिल करने के लिए बेताब हो गया। उसका लालच उसकी सोच पर हावी हो गया। कासिम ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। वो तुरंत कुछ गधों को लेकर गुफा की ओर भागा। खुल जा सिमसिम कहकर वो अंदर तो चला गया, लेकिन खजाने की चमक में वो इतना खो गया कि बाहर निकलने का जादुई मंत्र ही भूल गया। कहानी में बताया गया है कि वो घबराकर चिल्लाने लगा, खुल जा जो, खुल जा गेहूं, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये थोड़ा आज के जमाने जैसा है ना, जब आप बहुत सारे पासवर्ड के बीच अपना सबसे जरूरी पासवर्ड भूल जाते हैं। बस यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं था। कासिम का लालच उसकी याददाश्त पर हावी हो गया। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि अनियंत्रित लालच कैसे आपकी बुद्धि को खत्म कर देता है। हाँ बिल्कुल, बस यहाँ कोई ओटीपी नहीं आने वाला था। वो खजाने के बीच में था, लेकिन एक कैदी की तरह फंस गया था। और उसका अंत बहुत बुरा हुआ। जब चोरों को गुफा में लौटे तो उन्होंने कासिम को पकड़ लिया और बेरहमी से मार डाला। और जब चोरों को एहसास हुआ कि गुफा का राज किसी और को भी पता चल गया है, तो वो सिर्फ चोर नहीं रहे, वो बदला लेने पर उतारू हो गए। अब खतरा सिर्फ खजाना खोने का नहीं, बल्कि अली बाबा और उसके पूरे परिवार की जान का है। और यहीं पर कहानी एक शानदार मोड़ लेती है। हीरो, जैसा कि हम सोचते हैं, अली बाबा नहीं है। असली खिलाड़ी तो अब मैदान में उतरता है। हाँ, यही कहानी में मोर्गियाना का प्रवेश होता है। अली बाबा के घर की एक बेहद होशियार और बहादुर दासी। स्रोतों के अनुसार वो बहुत वफादार थी। जब चोरों ने शहर में उस दूसरे शख्स की तलाश शुरू की तो मोर्गियाना की चतुराई ही अली बाबा के परिवार की आखिरी उम्मीद थी। मतलब कहानी का केंद्र अली बाबा के भाग्य से हटकर मोर्गियाना की बुद्धि पर आ जाता है। बिल्कुल। अब कहानी किस्मत के खेल से निकलकर दिमाग के खेल में बदल जाती है। खतरा असली है और इसका सामना करने के लिए जादू नहीं, बल्कि इंसानी सूझबूझ सामने आती है। चोरों ने बदला लेने के लिए एक के बाद एक योजनाएं बनाई और हर बार मोर्गियाना ने उन्हें मात दे दी। पहली योजना बहुत चालाकी से बनाई गई थी। एक चोर ने किसी तरह अली बाबा का घर ढूंढ लिया और पहचान के लिए दरवाजे पर खड़िया से एक निशान बना दिया, ताकि रात में बाकी चोरों के साथ आकर हमला कर सके। ये एक क्लासिक रणनीति है, दुश्मन के ठिकाने को चिन्हित करना। लेकिन वे मोर्गियाना की होशियारी को कम आंक रहे थे। बहुत कम। मोर्गियाना ने वो निशान देख लिया, लेकिन उसने उसे मिटाया नहीं, जो शायद कोई भी आम इंसान करता। उसने तुरंत शहर के सभी दरवाजों पर ठीक वैसा ही निशान बना दिया। वाह, ये तो कमाल की सूझ है। उसने सिर्फ सबूत नहीं मिटाया, उसने डेटा को ही करप्ट कर दिया, अगर आज की भाषा में कहें तो। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो एक कदम आगे सोच रही थी। वो सिर्फ बचाव नहीं कर रही, वो जवाबी हमला कर रही है, मानसिक रूप से। जब चोर रात में लौटे तो वो पूरी तरह से उलझन में पड़ गए। हर दरवाजे पर एक जैसा निशान था। वे अली बाबा का घर नहीं पहचान सके और उनकी पहली योजना बुरी तरह नाकाम हो गई। लेकिन चोरों का सरदार हार मानने वाला नहीं था। अपनी पहली योजना नाकाम होने पर उसने एक और भी खतरनाक चाल चली। वो एक तेल का व्यापारी बनकर अली बाबा के घर आया। वो अपने साथ तेल के बड़े बड़े मटके लाया था और अली बाबा से रात भर के लिए उन्हें अपने आंगन में रखने की इजाजत मांगी। और यहाँ मेहमान नवाजी की परंपरा का गलत फायदा उठाया जा रहा है। अली बाबा एक अच्छा मेजबान होने के नाते मना नहीं कर सका। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने ही घर में पनाह दे रहा है। उन मटकों में एक बहुत बड़ा और खौफनाक राज छिपा था। एक मटके में तेल था, लेकिन बाकी 39 मटकों में उसके चोर हथियारों के साथ छिपे हुए थे। उनका इरादा रात में निकलकर अली बाबा और उसके परिवार को खत्म करने का था। लेकिन एक बार फिर मोर्गियाना की सतर्कता ने सबको बचा लिया। उसे शक कैसे हुआ? कहानी में क्या कोई सुराग है कि वो कैसे समझ गई? कहानी के मुताबिक देर रात जब घर में दिया जलाने के लिए तेल खत्म हो गया तो मोर्गियाना आंगन में उन मटकों से थोड़ा तेल देने गई। जैसे ही वो एक मटके के पास पहुंची, उसे अंदर से एक चोर की फुसफुसाहट सुनाई दी, जो पूछ रहा था, क्या वक्त हो गया है? मोर्गियाना घबराई नहीं। उसने अपनी आवाज बदलकर धीरे से जवाब दिया,
अभी नहीं। वाह, ये उसकी हाजिर जवाबी को दिखाता है। उस पल में इतना शांत रहकर दुश्मन को ही धोखा दे देना, ये असाधारण है। उसने एक एक करके हर मटके के पास जाकर यही पता लगाया। फिर उसने वो मटका ढूंढा जिसमें सच में तेल था। इसके बाद उसने जो किया वो उसकी हिम्मत और निर्ममता दोनों को दिखाता है। उसने एक बड़े कढ़ाई में उस मटके का सारा तेल डालकर उसे खौलाया और एक एक करके हर उस मटके में डाल दिया जिसमें चोर छिपे थे। अंदर छिपे सभी चोर मारे गए। ये सिर्फ चतुराई नहीं है, ये एक सैनिक की तरह सोचना है। खतरे को पहचानो और उसे पूरी तरह से खत्म कर दो। उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। वो जानती थी कि अगर वो जरा भी चूकी तो सब मारे जाएंगे। ये एक योद्धा की मानसिकता है। अब केवल चोरों का सरदार ही जिंदा बचा था। वो बदला लेने के लिए पागल हो रहा था। इस बार वो एक अमीर सौदागर बनकर अली बाबा से दोस्ती करता है और एक मेहमान के तौर पर उसके घर आता है। उसका इरादा सही मौके पर अली बाबा को मारना था और उसने अपने कपड़ों में एक खंजर छिपा रखा था। यानी वो सीधे घर के अंदर दुश्मन के सबसे करीब पहुंच गया। ये सबसे खतरनाक स्थिति थी क्योंकि अब वो कोई अजनबी नहीं बल्कि एक दोस्त और मेहमान था। हाँ, लेकिन मोर्गियाना की नजरें बहुत तेज थीं। उसने सरदार को पहचान लिया। उसने अली बाबा को सीधे बताने की कोशिश नहीं की क्योंकि इससे भगदड़ मच सकती थी और सरदार शायद भाग जाता या हमला कर देता। इसके बजाय उसने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने मेहमानों के मनोरंजन के लिए नाचने की पेशकश की। ये कहानी का चरमोत्कर्ष है। यहाँ कला और हिंसा का एक अनोखा मेल देखने को मिलता है। बिल्कुल। नाचते नाचते वो 2 तलवारों के साथ सरदार के पास गई। उसका नाच इतना मंत्र मुग्ध कर देने वाला था कि किसी को शक नहीं हुआ। और फिर सही मौके पर उसने अचानक खंजर निकालकर सरदार के दिल में घोंप दिया और उसे मार डाला। इसे न्याय का नृत्य कहा जा सकता है। ये अद्भुत है। मोर्गियाना ने सामाजिक रीति रिवाज यानी मेहमान का मनोरंजन को अपनी ढाल बनाकर न्याय किया। उसने खतरे को बेअसर करने के लिए अपनी कला, अपनी बुद्धि और अपने साहस का इस्तेमाल किया। ये दिखाता है कि वो कितनी बहुआयामी पात्र है, एक रक्षक, एक रणनीतिकार और अंत में न्याय करने वाली भी। अंत में जब अली बाबा को पूरी सच्चाई पता चली तो वो अपनी जान बचाने के लिए मोर्गियाना का बहुत आभारी हुआ। कहानी के अनुसार उसने अपनी कृतज्ञता जताते हुए मोर्गियाना से शादी कर ली और उसे अपनी सारी दौलत का मालिक बना दिया। वे खुशी खुशी रहने लगे और गुफा का राज केवल उनके परिवार में ही सुरक्षित रहा। एक तरह से मोर्गियाना को उसकी वफादारी, बुद्धि और बहादुरी का इनाम मिला। उसे न केवल गुलामी से आजादी मिली बल्कि सम्मान और एक परिवार भी मिला जिसका वह हकदार थी। जैसा कि कहानी का सार निकलता है, लालच विनाशकारी है। जैसा कासिम के साथ हुआ, उसकी जलन और लालच ही उसकी मौत की वजह बनी। वहीं दूसरी तरफ ये कहानी हमें मोर्गियाना के जरिए मुश्किल हालात में बहादुरी और सूझबूझ का महत्व सिखाती है। सही बात है। जिसने अपने मालिक की जान बचाने के लिए गजब की हिम्मत दिखाई। बिल्कुल, लेकिन ये कहानी एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है जिस पर हमें सोचना चाहिए। कहानी का नाम है अली बाबा और 40 चोर, लेकिन अगर हम देखें तो असली नायक तो मोर्गियाना है। अली बाबा तो बस भाग्यशाली था, उसे मौका मिला, लेकिन उस मौके और अपने परिवार की रक्षा मोर्गियाना ने अपनी बुद्धि और साहस से की। बिना मोर्गियाना के अली बाबा और उसका पूरा परिवार बहुत पहले ही मार दिया गया होता। ये एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है। अली बाबा ने कहानी शुरू की, लेकिन मोर्गियाना ने उसे अंजाम तक पहुंचाया और जीत दिलाई। ये सोचने वाली बात है, क्या हम कहानियों में भाग्य को कौशल से ज्यादा तवज्जो देते हैं? अली बाबा वो इंसान था जिसके साथ घटना घटी, लेकिन मोर्गियाना वो थी जिसने कहानी को आकार दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि अक्सर कहानियों का नाम उस व्यक्ति पर क्यों रखा जाता है जिसे मौका मिलता है, न कि उस पर जिसके कौशल से अंत में जीत हासिल होती है। ये इस पर रोशनी डालता है कि हम नायकों को कैसे चुनते और याद रखते हैं। शायद असली नायक हमेशा शीर्षक में नहीं होता और ये सवाल रह जाता है कि हम अपने जीवन में किसे नायक के रूप में देखते हैं, उसे जिसे किस्मत से मौका मिलता है या उसे जो अपनी काबिलियत से उस मौके को जीत में बदलता है।